L71 हिंदी अध्याय 701 विभिन्न विधियां। हालांकि डुआन होंगे को लेजर हथियारों से निपटने का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी उसने अपनी दिव्य स्तरीय विशेषज्ञ जैसी अद्भुत क्षमताओं से लेजर नेट को निष्क्रिय कर दिया और अपनी अपार शक्ति का परिचय दिया। लेजर नेट को संभालने के बाद डुआन होंगे के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और वह आगे बढ़ता रहा। हालांकि कुछ ही कदम आगे डुआन होंगे के सामने लेजर हथियारों से बना एक और जाल प्रकट हुआ। जाल की रेखाएं मोटी और रंग गहरा था, जो लेजर हथियारों की ऊर्जा तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत था। इसी तरह डुआन होंगे के पीछे एक और शक्तिशाली लेजर जाल प्रकट हुआ। यह एहसास होने पर कि उसके पिछले लेजर हथियार डुआन होंगे के खिलाफ बेअसर थे, यान फेई ने लेजर हथियारों की ऊर्जा बढ़ा दी और डुआन होंगे पर इन ज्यादा शक्तिशाली लेजरों से हमला करने का निश्चय किया। यान फेई बेहद नाराज था, क्योंकि उस नाजुक घड़ी में जब वह जापान के परमाणु हथियारों के हमले से जूझ रहा था, डुआन होंगे उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था। इसलिए यान फेई ने डुआन होंगे को एक अविस्मरणीय सबक सिखाने का इरादा किया। जब डुआन होंगे ने आने वाले लेजर हथियारों की बढ़ती शक्ति देखी तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने इस जगह पर लेजर हथियार हमले की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि वह जानता था कि दुनिया भर के कई देशों और संगठनों ने लेजर हथियारों पर शोध किया है, लेकिन अभी तक कोई भी वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल के लिए परिपक्व लेजर हथियार नहीं बना पाया है। फिर भी यहाँ छोटे से ड्रीम आइलैंड पर उनके पास असली युद्ध के लिए लेजर हथियार तैयार थे। पिछला लेजर हथियार का हमला शक्तिशाली था, लेकिन उसकी ऊर्जा थोड़ी कम थी, जिससे डुआन होंगे उसे प्राकृतिक दुनिया की रहस्यमयी ऊर्जा में आसानी से मिला सके। हालांकि इस बार जैसे जैसे लेजर हथियार का ऊर्जा स्तर नई ऊंचाइयों पर पहुंचता गया, डुआन होंगे के लिए उसे निष्क्रिय करना कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया। लेजर हथियारों के बीच फंसे उसके पास प्रकृति की रहस्यमयी ऊर्जा को लेजर हथियारों की ऊर्जा में विलीन करने के लिए उसे प्रवाहित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। freewebnovel.com। जैसे ही दोनों लेजर जाल डुआन होंगे पर पड़ने वाले थे, उसने दोनों हाथ, एक बाएं और एक दाएं, फैलाए और एक बार फिर पास आ रहे लेजर जाल को पकड़ लिया। पहले की बेपरवाही के बजाय डुआन होंगे इस बार काफी सतर्क था और उसके माथे पर पसीना भी आ गया था। डुआन होंगे के हाथों में एक पल के लिए संघर्ष करने के बाद दोनों लेजर जाल बुझ गए और डुआन होंगे ने एक बार फिर लेजर हथियार के हमले को बेअसर कर दिया। बाहर से यह स्पष्ट था कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी और एक निश्चित कीमत भी चुकाई थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि डुआन होंगे ने फिर से लेजर हथियारों को निष्क्रिय कर दिया। यान फेई ने अंतरिक्ष में प्रक्षेपित जापान की मिसाइलों के उड़ान पथ पर बारीकी से नजर रखी और साथ ही गलियारे में डुआन होंगे की स्थिति पर भी नजर रखी। ये देखकर कि डुआन होंगे ने एक बार फिर लेजर हथियारों के हमलों की दूसरी लहर का सहजता से सामना किया है, यान फेई सचमुच दंग रह गया। दूसरी लहर की आक्रमण शक्ति बहुत बढ़ गई थी, जिसमें ऊर्जा इनपुट की उच्चतम तीव्रता का उपयोग किया गया था। ये ड्रीम आइलैंड के लेजर हथियारों की सबसे शक्तिशाली आक्रमण क्षमता का प्रतिनिधित्व करता था, फिर भी डुआन होंगे अप्रभावित था। यान फेई ने अनुमान लगाया था कि अपनी मौजूदा ताकत के बावजूद वह इस स्तर के लेजर हथियार के हमले से तुरंत मारा जा सकता था, फिर भी डुआन होंगे को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या यह संभव है कि देव स्तर के विशेषज्ञ इतने शक्तिशाली होते हैं? freewebnovel.com। इस बीच क्वांटम रडार की निगरानी में यह पता चला कि जापान द्वारा प्रक्षेपित मध्यम दूरी की मिसाइलें बाह्य अंतरिक्ष उड़ान की स्थिर अवस्था में प्रवेश कर चुकी थीं। हालांकि क्वांटम रडार की निगरानी सीमा 2000 किलोमीटर तक पहुंच सकती थी, लेकिन बाह्य अंतरिक्ष में प्रवेश करते ही यह क्षय की स्थिति में पहुंच जाती, जिससे अंतरिक्ष में इसकी अधिकतम पता लगाने की सीमा वास्तव में केवल लगभग 200 किलोमीटर तक ही सीमित रह जाती। सौभाग्य से जापान द्वारा प्रक्षेपित मिसाइलें मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। हालांकि वे भी अंतरिक्ष में उड़ीं, लेकिन वास्तव में गहरे अंतरिक्ष में प्रवेश नहीं किया, बल्कि पतली वायुमंडलीय परत के किनारों के साथ साथ यात्रा की, जिसकी पृथ्वी की सतह से अधिकतम दूरी केवल लगभग 180 किलोमीटर थी। इसलिए ड्रोन का क्वांटम रडार इन मिसाइलों की निरंतर निगरानी के लिए पूरी तरह से तैनात था। ये पता चलते ही कि जापान की मिसाइलें अंतरिक्ष में पहुंच गई हैं, बादलों के समूह में छिपे ड्रोन कांप उठे और कुछ ही देर में 12 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें दाग दी। ये मिसाइलें ऊंचाई पर पहुंची और पश्चिमी आकाश की ओर तेजी से बढ़ीं, और उनके निशाने पर अंतरिक्ष में परमाणु हथियार ले जा रही 3 मिसाइलें थीं। इन 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए यान फेई ने कुल 12 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें दागी थीं। उन्नत होने के बाद AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों की क्षमता में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई,
यहाँ तक कि वे बहुत ही कम समय में ध्वनि की गति से 25 गुना तेज हो गईं, जिससे वे अंतरिक्ष में उड़ान भरने में सक्षम हो गईं। गति में इस भारी वृद्धि का नकारात्मक पक्ष ये था कि AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों की उड़ान दूरी में उल्लेखनीय कमी आ गई। इसलिए इस गति वृद्धि का उपयोग केवल चरम स्थितियों में ही किया जा सकता था और बढ़ी हुई गति से उड़ान भरने की क्षमता 1 मिनट से ज्यादा नहीं रहती थी। फिर भी इस क्षमता के साथ यान फेई ने जापानी मिसाइलों पर उस समय हमला करने की योजना बनाई जब वे वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने ही वाली थी। अवरोधन की सफलता दर सुनिश्चित करने के लिए यान फेई ने 12 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें दागी थीं। उन्होंने एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए 4 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। क्वांटम रडार के अल्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंस गाइडेंस और ऑक्सिलरी ब्रेन के सटीक नियंत्रण के साथ साथ AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों के बेहतरीन प्रदर्शन के साथ यान फेई को जापानी मिसाइलों को 100% सफलता के साथ रोकने का पूरा भरोसा था। भूमिगत सुरंग में डुआन होनगए को अंदाजा नहीं था कि ड्रीम आइलैंड अब विनाश की कगार पर है। लेजर हथियार के दूसरे हमले से निपटने के बाद डुआन होनगए ने अपना पिछला अहंकार पूरी तरह से त्याग दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि यानफी के कमांड सेंटर में वाकई इतने शक्तिशाली हाईटेक हथियार थे, जो सचमुच किसी ड्रैगन की मांद और बाघ की मांद जैसी आभा बिखेर रहे थे, जिससे उस पर भारी दबाव पड़ रहा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उससे पहले भी यहाँ बड़े खतरे का आभास हुआ था। हालांकि ये खतरा डुआन होनगए को अपनी रणनीति बदलने के लिए काफी नहीं था, बल्कि आगे बढ़ते हुए वह और भी ज्यादा सतर्क हो गया। ये जानते हुए कि सबसे तेज लेजर हथियार भी डुआन होनगए को नहीं मार सकता, यान फेई ने लेजर हथियार चलाना बंद कर दिया। आखिरकार लेजर हथियार बहुत ऊर्जा की खपत करते हैं और सुपर न्यूक्लियर पावर स्टेशन के जनरेटर अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुए थे, इसलिए ड्रीम आइलैंड अभी भी ऊर्जा संकट का सामना कर रहा था। डुआन होनगए सावधानी से आगे बढ़ा, तभी उसे अपने पीछे एक असामान्य हवा का प्रवाह महसूस हुआ। उसने ठीक समय पर पीछे मुड़कर देखा कि ऊपर से एक विशाल धातु का दरवाजा उतर रहा है, जिसने बिजली की गति और एक जोरदार धमाके से उसके पीछे हटने के रास्ते को बंद कर दिया है। धातु का दरवाजा बिना जोड़ का था और चारों ओर की दीवारों से पूरी तरह से फिट था, जिसने डुआन होनगए के वापस लौटने के रास्ते को पूरी तरह से रोक दिया था। जब उसने पहली बार धातु के दरवाजे को गिरते हुए देखा, तो अपनी गति के साथ डुआन होनगए आसानी से पीछे हट सकता था, लेकिन इस बार उसका लक्ष्य सुरंग के अंत में यान फेई था और अपनी ताकत पर पर्याप्त विश्वास के साथ वह नहीं हिला। इसके बजाय उसने ठंडे मन से देखा कि कैसे उसके पीछे हटने का रास्ता बंद हो गया। डुआन होनगए को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसके पीछे लगे धातु के दरवाजे की तेज आवाज की आड़ में एक और धातु का दरवाजा चुपचाप उसके सामने आ गया था। यह दरवाजा इतनी कम आवाज के साथ हिला कि जब तक डुआन होनगए कुछ प्रतिक्रिया करता, तब तक उसका आगे का रास्ता भी बंद हो चुका था। दो धातु के दरवाजे 20 मीटर की दूरी पर थे और वे चारों ओर की दीवारों से इतने कसकर जुड़े हुए थे कि डुआन होनगए बीच में फंस गया। ये जानकर कि वह दो दरवाजों में फंस गया है, डुआन होनगए ज्यादा चिंतित नहीं हुआ। उसने आदतन एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, ये सोचकर कि यानफी द्वारा उसे दो धातु के दरवाजों से फंसाने की कोशिश उसके जैसे ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ के प्रति पूरी तरह से उपेक्षा थी। डुआन होनगए तेजी से सामने वाले धातु के दरवाजे के पास पहुंचा और एक मुक्का मारकर उसने अपने रास्ते में आ रहे दरवाजे को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। उसे हैरानी हुई कि दरवाजा हिला तक नहीं और न ही वह उड़कर अलग हुआ जैसा उसने सोचा था। इसके बजाय दरवाजे का जोर वापस उछला, जिससे उसका पूरा शरीर झटके से सुन्न हो गया। freewebnovel.com। डुआन होनगए अचंभित रह गया। चूंकि वह एक देव स्तरीय विशेषज्ञ बन गया था, इसलिए वह प्रकृति की रहस्यमयी ऊर्जा का दोहन कर सकता था, इसलिए उसकी हर हरकत अविश्वसनीय शक्ति से ओतप्रोत थी। डुआन होनगए की नज़र में ऐसा धातु का दरवाजा कुछ भी नहीं था। उसने अपने जीवनकाल में ऐसे अनगिनत दरवाजे तोड़ दिए थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अपनी शक्ति से अपने सामने वाले इस दरवाजे को प्रभावित नहीं कर पाया। यह पहली बार था जब उसने ऐसी स्थिति का सामना किया था और वह थोड़ा स्तब्ध था। यह धातु का दरवाजा किस पदार्थ से बना था जो इतना अविश्वसनीय रूप से कठोर था? डुआन होनगए, जो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था, ने फिर से मुक्का मारा, लेकिन सामने वाला धातु का दरवाजा सुरक्षित रहा। फिर उसने अपनी योजना बदली और पीछे वाले दरवाजे पर निशाना साधा, लेकिन वह दरवाजा भी उतना ही मजबूत था, बिल्कुल अविनाशी। डुआन होनगए एक पल के लिए रुका, फिर सामने वाले धातु के दरवाजे के पास लौटा और उसे मुक्कों से पीटने लगा। पहले तो दरवाजे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन एक ही जगह पर लगातार कई बार करने के बाद आखिरकार उसमें अंदर की ओर गड्ढा पड़ने लगा।
ऐसा लग रहा था कि उसके वार का कुछ असर हो रहा है। अगर वह ऐसा करता रहा तो स्वाभाविक रूप से वह दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ देगा। इस प्रक्रिया के दौरान दरवाजे से गूंजने वाले प्रचंड बल ने डुआन होंगे को बहुत कष्ट पहुंचाया। हालांकि अपने शरीर पर उसका नियंत्रण चरम पर था और हर झटके को सहते हुए उसने अपने शरीर के ऊतकों के कंपन को कम से कम करने के लिए समायोजित किया। बल की तीव्रता के बावजूद इससे डुआन होंगे को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस समय तक डुआन होंगे ड्रीम आइलैंड को कम नहीं आंक सकता था। इन धातु के दरवाजों की मजबूती उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर थी और ये दर्शाता था कि ड्रीम आइलैंड कितना असाधारण था। अगर वह इस स्थिति को एक खेल की तरह ही देखता रहा तो उसे वाकई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। चाहे वह इसे स्वीकार करे या न करे, इस अजीबोगरीब सुरंग ने उसे पहले ही बहुत परेशान कर दिया था। डुआन होंगे ने धातु के दरवाजे पर बने गड्ढे को निशाना बनाया और उस पर जोरदार प्रहार किया ताकि वह ध्यान से वार करके दरवाजे को तोड़ सके। जब दरवाजे पर बना गड्ढा और बड़ा हो रहा था तभी डुआन होंगे ने अचानक देखा कि सुरंग में उसके पैरों के नीचे से बड़ी मात्रा में साफ पानी निकल रहा है। उसे पता नहीं था कि पानी कहां से आ रहा है, लेकिन वह तेजी से ऊपर उठ रहा था। एक पल में पानी ने बंद जगह को पूरी तरह से भर दिया और डुआन होंगे डूब गया। डुआन होंगे अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया था। ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ बनने के बाद से उसने ऐसी अपमानजनक स्थिति का सामना कभी नहीं किया था। वह न केवल दो धातु के दरवाजों के बीच फंसा हुआ था बल्कि अब पानी में भी डूबा हुआ था। हालांकि पानी डुआन होंगे को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता था। अपनी सांस रोककर जमीन पर ऐसे खड़ा रहा मानो उसे पानी का एहसास ही न हो। वह अपनी अनोखी लय के साथ सामने वाले धातु के दरवाजे पर लगातार प्रहार करता रहा। एक बार दरवाजा टूट गया तो स्वाभाविक रूप से वह अपनी दुविधा का समाधान कर पाएगा। तभी डुआन होंगे को डुबोए हुए पानी में नीली रोशनी की लहरें टिमटिमाने लगीं, जिससे पता चलता था कि दो धातु के दरवाजों ने पानी में बिजली दौड़ा दी थी। इसके अलावा निकली बिजली की तीव्रता बहुत ज्यादा थी, एक विशालकाय व्हेल को भी बिजली का झटका दे सकती थी। डुआन होंगे कर्ट की चपेट में आ गया, उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा और फिर उसने धातु के दरवाजों पर अपने हमले बंद कर दिए। उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके चेहरे के भाव विकृत हो गए, उसके अंग अकड़ गए और वह पानी में तैरने लगा। बेहद डरावना लग रहा था। हालांकि डुआन होंगे के शरीर की ऐंठन रुकने में ज्यादा समय नहीं लगा, उसने खुद पर नियंत्रण पा लिया। हालांकि पानी में बिजली की नीली धाराएं चमकती रहीं, लेकिन अब वे डुआन होंगे पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल पा रही थीं। यान फेई आने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, अपनी इंटरसेप्टिव मिसाइलों और डुआन होंगे के प्रदर्शन पर कड़ी नजर रख रहा था। ये जानकर कि डुआन होंगे वास्तव में उच्च वोल्टेज बिजली का सामना कर सकता है, वह आश्चर्य से भर गया। हालांकि ईश्वर स्तर के विशेषज्ञ जन्मजात शिखर स्तर के विशेषज्ञों से सिर्फ एक स्तर ऊपर दिखाई देते थे, फिर भी उनके बीच का अंतर जमीन आसमान जैसा था। जन्मजात क्षेत्र शिखर विशेषज्ञ अपनी शक्ति का उपयोग स्वयं करते हैं। किसी व्यक्ति की जन्मजात क्षमता चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उसकी शक्ति की हमेशा एक ऊपरी सीमा होती है जो मानव शरीर द्वारा सीमित होती है। दूसरी ओर ईश्वर स्तर के विशेषज्ञ अलग होते हैं, वे बाहरी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। जब तक उनका शरीर और मानसिक शक्ति पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है तब तक उनके द्वारा एकत्रित बल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसलिए भले ही जाल की उच्च वोल्टेज बिजली 100 इनेट्रियल पीक विशेषज्ञों को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, फिर भी यह ईश्वर स्तर के विशेषज्ञ डुआन होंगे को नीचे नहीं गिरा सकी। वास्तव में इस उच्च वोल्टेज बिजली ने डुआन होंगे के लिए केवल थोड़ी असुविधा ही बढ़ाई। एक बार जब वह इसके अनुकूल हो गया तो यह उसके विरुद्ध अप्रभावी हो गई। हालांकि डुआन होंगे ने उच्च वोल्टेज विद्युत हमले के साथ तालमेल बिठा लिया था, फिर भी यह उसके लिए कठिन था। आखिरकार उसका शरीर तो मानव ही था। उच्च वोल्टेज हमले से उसे बहुत दर्द हुआ। उसने तुरंत रहस्यमय ऊर्जा को सक्रिय किया ताकि उसके शरीर में प्रवेश कर रही उच्च वोल्टेज विद्युत को लगातार निष्क्रिय किया जा सके, जिससे आगे कोई चोट न लगे। लेकिन उच्च वोल्टेज विद्युत के खतरनाक वातावरण में होने के कारण डुआन होंगे को अभी भी कुछ असहजता महसूस हो रही थी। freewebnovel.com। जब वह पहली बार ड्रीम आइलैंड पहुंचा तो डुआन होंगे, जो खुद को ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ मानता था, पूरे द्वीप में उत्पात मचाने और अपनी मर्जी से कत्लेआम करने की कल्पना कर रहा था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्रीम आइलैंड में छिपे हुए गहरे स्थान होंगे जहां आक्रमण के अविश्वसनीय तरीके होंगे जिससे उसे आगे बढ़ने में मुश्किल होगी। अब तक डुआन होंगे ने यान फेई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, फिर भी यान फेई की चालों के कारण उसे खुद कई बड़े झटके झेलने पड़े थे।
इस अंश में यान फेई द्वारा अन्य उपाय भी सोचे गए थे, लेकिन डुअन होंगे के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए उनसे उसे कोई वास्तविक नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं थी। इसलिए यान फेई के पास अपना तुरुप का पत्ता निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो स्वाभाविक रूप से हमलावर डुअन होंगे की समस्या का समाधान हो जाएगा। ड्रोन ने अभी अभी 12 AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें दागी थीं, जो अब अपने अवरोधन लक्ष्यों की ओर बढ़ रही थीं। हालांकि अंतरिक्ष में जापान की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में कम से कम 20 मिनट और लगेंगे। इसलिए इस दौरान यान फेई को अपना ध्यान डुअन होंगे के साथ समस्या सुलझाने पर लगाना था। अन्यथा मिसाइल अवरोधन के दौरान डुअन होंगे द्वारा बाधित होने का जोखिम था, जिससे उनका प्रयास व्यर्थ हो जाता। एक के बाद एक हमलों ने डुअन होंगे के उग्र स्वभाव को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। वह गुस्से से दहाड़ उठा और अपने सामने लगे धातु के गेट पर उन्मत्त क्रूरता से प्रहार करने लगा। धातु का गेट डुअन होंगे को उच्च वोल्टेज बिजली से भी कम झेलने में सक्षम था। गेट को उड़ाने में उसे बस 1 दर्जन सेकंड लगे। लेकिन जैसे ही धातु का गेट खुला, उसी डिजाइन का एक और गेट उसके सामने आ गिरा, जो अब भी डुअन होंगे का रास्ता रोके हुए था। डुअन होंगे को डुबोने वाला पानी टूटे हुए गेट से तेजी से बह गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया और अंदर उच्च वोल्टेज बिजली का प्रवाह अपने आप बंद हो गया। डुअन होंगे अभी भी 2 धातु के गेटों के बीच फंसा हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब अंदर पानी नहीं था। अपने सामने एक और धातु का द्वार प्रकट होते देख क्रोधित डुअन होंगे अचानक शांत हो गया। उसने पहले कभी इस धातु के द्वार की सामग्री का सामना नहीं किया था। यह अब तक देखी गई सबसे मजबूत धातु थी। पृथ्वी पर तकनीक के वर्तमान स्तर के साथ ऐसी धातु बनाना असंभव था जिसे उसके एक ही मुक्के से नष्ट न किया जा सके। तो यह सवाल उठा, आखिर यह धातु क्या थी? क्या आगे भी इस तरह के और धातु के द्वार थे? ड्रीम आइलैंड ने इन धातु के द्वारों का निर्माण कैसे किया? डुअन होंगे को यह नहीं पता था कि धातु के गेट की सामग्री एक सुपर कंपोजिट स्टील प्लेट थी, जिसमें काला सोना तत्व मिला हुआ था। काले सोने के तत्व ने धातु की परमाणु व्यवस्था को बदल दिया था, इसलिए इस सुपर कंपोजिट स्टील प्लेट की ताकत असाधारण रूप से अधिक थी, जिससे ये पृथ्वी पर सबसे अविनाशी मानव निर्मित पदार्थ बन गया। प्राकृतिक दुनिया की रहस्यमय ऊर्जा की शक्ति से युक्त प्रत्येक प्रहार के बावजूद डुअन होंगे इसे तुरंत चकनाचूर नहीं कर सका। हालांकि यह सुपर कंपोजिट स्टील प्लेट शक्तिशाली थी, लेकिन ये पूर्णतः परिपूर्ण नहीं थी। इसमें अन्य दोष भी थे, जिनके कारण इसका अन्यत्र व्यापक उपयोग नहीं हो सका। हालांकि भूमिगत सुरंग के विशेष वातावरण को देखते हुए सुपर कंपोजिट स्टील प्लेट अपनी सर्वोच्च शक्ति प्रदर्शित कर सकती थी। यही कारण है कि यानफी ने आक्रमणकारियों को फंसाने के लिए इसका उपयोग किया। यानफेई को किसी देव स्तर के विशेषज्ञ के घुसपैठ की आशंका का अंदाजा था और उसने उसके अनुरूप व्यवस्था भी कर ली थी, लेकिन उसने ऐसे विशेषज्ञ की क्षमता को कम करके आंका था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई देव स्तर का विशेषज्ञ अपने नंगे हाथों से धातु के द्वार को तोड़ सकता है। सौभाग्य से उसने इतनी सावधानी बरती थी कि दोनों दिशाओं में एक एक दूसरा धातु का द्वार लगा दिया था और इसी दूसरे द्वार ने डुअन होंगे को भागने से रोका। हालांकि डुअन होंगे की भयानक क्षमताओं को देखते हुए ये दूसरा धातु का द्वार उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया, वह जल्द ही मुक्त हो जाएगा। दूसरे धातु के द्वार का सामना करते ही डुअन होंगे के चेहरे पर एक बार फिर ठंडी मुस्कान आ गई। उसने एक जोरदार मुक्का मारा, बाहरी दुनिया से रहस्यमयी ऊर्जा को बुलाया और उसे धातु के द्वार पर जोर से पटक दिया। यह द्वार भी पिछले द्वार जितना ही मजबूत था और इसमें जबरदस्त प्रतिरोध क्षमता थी। लेकिन डुअन होंगे बेफिक्र था। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह पहले द्वार को तोड़ सकता है तो इस दूसरे द्वार को भी नष्ट करना उतना ही संभव होगा। जैसे ही डुअन होंगे ने धातु के गेट पर हमला करना शुरू किया, आसपास के तापमान में अचानक वृद्धि हुई। कुछ ही देर में तापमान आसमान छूने लगा। यानफेई ने एक माइक्रोवेव हथियार सक्रिय कर दिया था, जिसका उद्देश्य डुअन होंगे पर हमला करने के लिए उसकी शक्तिशाली ताप क्षमता का उपयोग करना था। माइक्रोवेव हथियार के प्रभाव में डुअन होंगे के आसपास का तापमान तेजी से 100 डिग्री से ऊपर चला गया। डुअन होंगे अचंभित रह गया और उसने जल्दी से बाहर से रहस्यमयी ऊर्जा प्रवाहित करके अपने शरीर को तेज गर्मी से बचाया। डुअन होंगे कुछ समय तक तो अपने शरीर को सुरक्षित रख सका, लेकिन उसके कपड़े और बाल सुरक्षित नहीं रह सके। माइक्रोवेव अस्त्र के प्रभाव में जैसे ही तापमान बढ़ा, डुअन होंगे के कपड़े जलने लगे और उसके शरीर के सारे बाल झुलस गए। एक पल में डुअन होंगे ने खुद को बिल्कुल नंगा पाया, क्योंकि उसके कपड़े जलकर राख हो गए थे, लेकिन रहस्यमयी ऊर्जा की सुरक्षा के कारण उसका शरीर सुरक्षित रहा। तभी यानफी ने डुअन होंगे की पीठ पर एक चमकती रोशनी देखी, जिससे एक रहस्यमयी ताबीज दिखाई दिया।
यह अजीब ताबीज किसी जीवित चीज की तरह हिलने लगा, जो बेहद भयानक था। डुआन होंगे अपनी पीठ पर हो रही इस असामान्यता से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें समझ आ गया था कि वो जिंदगी और मौत के बीच हैं, अगर वो जरा भी देर करते तो जिंदा ही जलकर राख हो जाते। इसलिए उन्होंने दहाड़ लगाई, उनकी मांसपेशियां तेजी से फूलने लगीं और पल भर में वो 2 मीटर ऊंचे विशालकाय शरीर में बदल गए। डुआन होंगे के आसपास का तापमान कम से कम 200 डिग्री से ज्यादा था और तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि तेज गर्मी डुआन होंगे के सूजे हुए शरीर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकी। freewebnovel.com। बलवान डुआन होंगे की ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई और उसने धातु के गेट पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। तेजी से आगे बढ़ते हुए वह धातु के गेट से टकराया और जैसे ही वह उसके आसपास से निकला, उसके आसपास का तापमान सामान्य हो गया। freewebnovel.com। सबसे खतरनाक क्षण में डुआन होंगे आखिरकार तपती भट्टी से बच निकला। हालांकि वह बिना किसी चोट के बाहर निकला था, लेकिन वह बेहद अस्त व्यस्त दिख रहा था। अब डुआन होंगे पूरी तरह से नंगा था, उसके बाल नहीं थे, उसकी त्वचा लाल रंग की थी, भुने हुए स्व जैसी। यान फी को ये देखकर हैरानी हुई कि डुआन होंगे के खतरे से बाहर आते ही उसकी पीठ पर लटका रहस्यमयी ताबीज ऐसे गायब हो गया मानो वह कभी था ही नहीं। जानलेवा गर्मी से बचने के लिए भारी कीमत चुकाने के बाद डुआन होंगे गुस्से से उबल पड़ा। सबसे पहले उसने बेस्क मोड को निष्क्रिय कर दिया और अपने असली आकार में लौट आया, फिर जोर से चिल्लाया, यान फेई, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकती हो। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, मैं गुस्से में हूं, बहुत बहुत गुस्से में। इसलिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब तुम किसी ईश्वर स्तर के विशेषज्ञ को क्रोधित करते हो तो क्या होता है। ऐसा कहने के बाद डुआन होंगे ने अपने दिल में लगातार उठ रहे खतरे के एहसास पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह तेजी से सुरंग के अंत की ओर दौड़ पड़ा। डुआन होंगे ने जब दूसरा धातु का दरवाजा तोड़ दिया तो उसके रास्ते में कोई नया धातु का दरवाजा नहीं बचा था, जिससे वह इस खतरनाक सुरंग से तेजी से निकल सके। आगे के रास्ते में यान फेई ने पहले कुछ और जाल बनाए थे, लेकिन डुआन होंगे इतनी तेज चला कि उन्हें सक्रिय होने से पहले ही पार कर गया, जिससे जाल पूरी तरह से बेअसर हो गए। डुआन होंगे तेजी से भागा और पलक झपकते ही लंबी भूमिगत सुरंग पार करके उसके अंत तक पहुंच गया। freewebnovel.com। सुरंग के अंत में अभी भी एक धातु का दरवाजा था, जो उसी धातु से बना हुआ लग रहा था जिस पर डुआन होंगे फंस गया था। उसने धातु के दरवाजे पर मुक्का मारा और पाया कि वह अविनाशी है, बल्कि पिछले दरवाजों जितना ही मजबूत है। हालांकि डुआन होंगे ने धातु के दरवाजे को कोई बाधा भी नहीं समझा, बिना किसी और जाल के उसे तोड़ना उसके लिए आसान होता। डुआन होंगे अब तक गुस्से से जल रहा था। उसे पता था कि इस धातु के दरवाजे के पीछे जरूर यानफेई छिपा होगा। एक बार जब उसने यानफेई को पकड़ लिया और उसे ड्रीम आइलैंड और हाई टेक राज सौंपने के लिए मजबूर कर दिया, तो यानफेई की मौत तय थी। लगातार हार झेलने के बाद डुआन होंगे गुस्से से भर गया, उसका पागलपन हावी हो गया और आखिरकार उसने यानफेई को मारने का मन बना लिया। जैसे ही डुआन होंगे आखिरी धातु का दरवाजा तोड़ने ही वाला था, उसने अचानक महसूस किया कि उसके आसपास की हवा पतली हो गई है और तापमान तेजी से गिर गया। पता चला कि डुआन होंगे के जबरदस्त प्रदर्शन को देखकर और उसके बाकी जालों को चकमा देकर यान फेई ने तुरंत अपना आखिरी बचाव शुरू कर दिया था, अत्यधिक ठंड और पूरी तरह से शून्य। डुआन होंगे अपने आसपास से रहस्यमयी ऊर्जा प्राप्त कर सकता था, जिससे वह गर्मी और सर्दी से लगभग अप्रभावित रहता था। हालांकि इसकी एक सीमा थी। अगर तापमान उस सीमा से ऊपर या नीचे चला जाता तो भी उसे नुकसान हो सकता था। इसलिए जब उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से शून्य और कड़ाके की ठंड दोनों का सामना करने वाला है, तो उसने खतरे को भांप लिया और अपने सामने लगे धातु के दरवाजे पर जोर जोर से प्रहार करना शुरू कर दिया। उसके शक्तिशाली प्रहारों से दरवाजा विकृत होने लगा और कुछ और प्रहारों के बाद टूटकर बिखर गया। इस समय तक सुरंग का तापमान तेजी से 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर चुका था और एक्सट्रैक्टर पंखा लगभग पूरी हवा बाहर खींच रहा था, लगभग निर्वात में बदलने वाला था। डुआन होंगे विचलित नहीं हुआ, वो बस धातु के दरवाजे पर प्रहार करता रहा। डुआन होंगे के एक जोरदार प्रहार से धातु का दरवाजा आखिरकार टूट गया। जैसे ही धातु का दरवाजा टूटा, सुरंग में ठंड और शून्यता तुरंत थम गई और धीरे धीरे सामान्य हो गई। लेकिन जब डुआन होंगे ने धातु के दरवाजे के पीछे क्या छिपा है, ये देखा तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्योंकि अंदर वह कमरा नहीं था जहां उसने यानफेई को पकड़ने की उम्मीद की थी, बल्कि चट्टान की एक ठोस दीवार थी। डुआन होंगे ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया और पाया कि चट्टानें वाकई ठोस थीं।
सुरंग के बाकी हिस्सों की चट्टानों की तरह वे भी बहुत कठोर और नष्ट करने में मुश्किल थीं। तब डुआन होंगे हक्का बक्का रह गया। सुरंग का अंत उसका लक्ष्य नहीं बल्कि एक बंद रास्ता था। तो यान फेई का कमांड सेंटर कहाँ था? यहाँ 100 मीटर जमीन के नीचे। भले ही उसे यान फेई का ठिकाना पता था, क्या उसे यान फेई को ढूंढने के लिए सुरंग खोदनी थी? जब यान फेई ने यान क्यू को भूमिगत प्रयोगशाला के डिजाइन में मदद की तो बार बार विचार विमर्श के बाद उन्होंने एक व्यापक रक्षा योजना तैयार की थी। जिस सफेद लिफ्ट में डुआन होंगे अभी अभी दाखिल हुए थे वह एक स्वचालित पहचान प्रणाली से सुसज्जित थी। जैसे ही लिफ्ट में प्रवेश करने वाला कोई व्यक्ति इस प्रणाली की पहचान को पार नहीं कर पाता, उसे आक्रमणकारी मान लिया जाता। फिर लिफ्ट अपने सामान्य मार्ग से भटक कर आक्रमणकारियों को इस जाल से भरी सुरंग में ले जाती। हालांकि सुरंग सही कमरे की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन वास्तव में वह शक्तिशाली जालों से भरी एक बंद गली थी। एक बार जब कोई आक्रमणकारी इस मौत की सुरंग में घुस जाता तो बचना लगभग असंभव था। यह अप्रत्याशित था कि इस बार जो अंदर घुसा वह एक ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ था, इसलिए यान फेई ने अंदर की सभी प्रणालियों को सक्रिय कर दिया था। फिर भी वह डुआन होंगे को पूरी तरह से मार नहीं सका, उसकी प्रगति को रोकना तो दूर की बात थी। डुआन होंगे स्तब्ध था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यहां तक पहुंचने की उसकी सारी कोशिशों के बाद वह एक अधूरे रास्ते पर पहुंच गया है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, और जैसे जैसे उसके अंदर खतरे का एहसास और गहराता गया, वह उसी दिशा में पीछे मुड़ा जहां से वह आया था। तभी डुआन होंगे ने अपने सिर के ऊपर सुरंग हिलती हुई महसूस की। इससे पहले कि वह अपने पीछे लगे धातु के दरवाजे को तोड़ पाता, अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। सुरंग के आसपास की चट्टानें उड़ गईं और पूरा रास्ता ढह गया, जिससे डुआन होंगे मलबे के नीचे दब गया। ये सुरंग यानफी का सबसे बड़ा हथियार थी, जो प्रयोगशाला में घुसपैठ करने वाले किसी भी सुपर विशेषज्ञ के लिए तैयार की गई थी। अगर कोई सुपर विशेषज्ञ सभी जालों से बच भी निकलता तो उस आखिरी धातु के दरवाजे को तोड़ने से सुरंग के अंदर छिपे सुपर विस्फोटक सक्रिय हो जाते। सुपर विस्फोटक के विस्फोट से पूरी सुरंग नष्ट हो जाती और हमलावर जमीन में गहराई तक दब जाता। स्वप्न द्वीप की चट्टानें बेहद कठोर और विशाल थीं। एक बार कोई 100 मीटर जमीन में धंस जाए तो यह एक ऐसी दुर्गम आपदा होगी जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। हालांकि ये केवल जन्मजात क्षेत्र के विशेषज्ञों के विरुद्ध ही प्रभावी था। डुआन होंगे एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ थे, जो मानवीय शारीरिक क्षमता की सीमाओं से परे थे और स्वाभाविक रूप से उस पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे पहले यान फेई ने एक और देव स्तरीय विशेषज्ञ त्रिपिटक को संयुक्त राज्य अमेरिका में जमीन के नीचे दफनाया था, लेकिन त्रिपिटक अपनी अदम्य शक्ति से जमीन के नीचे से बाहर निकलने में कामयाब रहा। इसलिए यान फेई को बड़े विस्फोट के भरोसे डुआन होंगे के साथ समस्या सुलझाने का कोई भरोसा नहीं था। अगर डुआन होंगे जमीन के नीचे दफन भी हो जाता तो भी ये थोड़े समय के लिए ही होता। एक बार डुआन होंगे ठीक हो जाता तो वह जमीन के नीचे से वैसे ही बाहर निकल पाता। देव स्तरीय विशेषज्ञ मानवीय कल्पना की सीमाओं को पार कर चुके हैं, और यान फेई के पास मौजूद तरीकों से उन्हें पूरी तरह से मारना बहुत मुश्किल था। सुरंग के ढहने के बाद जिस कमरे में यान फेई स्थित था उसमें भी जमीन से आने वाले जोरदार झटके महसूस किए गए। हालांकि भूमिगत प्रयोगशाला मूल रूप से उस भूमिगत सुरंग से काफी दूर थी और पूरी तरह से कठोर चट्टानों पर टिकी हुई थी, इसलिए इस हल्के कंपन से प्रयोगशाला को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि भूमिगत सुरंग के नष्ट होने के साथ यान फेई ने उस क्षेत्र की विशिष्ट तस्वीरें भी खोद दी और उसे डुआन होंगे की स्थिति का पता नहीं चला, जो जमीन के नीचे दफन था। लेकिन उसने तुरंत ड्रोन क्वांटम रडार चालू कर दिया ताकि भूमिगत डुआन होंगे का स्कैन शुरू हो सके। फिर उसने डुआन होंगे को जमीन के नीचे एक विशाल चट्टान के नीचे दबा हुआ देखा, गतिहीन, ऐसा लग रहा था मानो वह पहले ही मर चुका हो। कुछ मिनट बाद डुआन होंगे की उंगलियां अचानक हिलने लगीं और फिर धीरे धीरे उसका शरीर फिर से चलने फिरने लगा। पत्थरों के जबरदस्त दबाव में डुआन होंगे के शरीर को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन जैसे ही उसने बाहरी दुनिया से रहस्यमयी ऊर्जा को ठीक करने के लिए बुलाया, उसकी चोटें चमत्कारिक रूप से अविश्वसनीय गति से ठीक होने लगीं। कुछ ही मिनटों में उसकी ज्यादातर चोटें ठीक हो गईं और वह फिर से चलने फिरने लगा। तभी डुआन होंगे को धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाते हुए, थोड़े छोटे पत्थरों को एक तरफ धकेलते हुए और बड़े पत्थर के नीचे से रेंगते हुए बाहर निकलते हुए देखा जा सकता था। सुरंग के ढहने के बाद ऊपर की पूरी जमीन ढह गई, जिससे भूमिगत हिस्सा अब पहले जैसा एक ठोस टुकड़ा नहीं रह गया था, बल्कि उसमें कई बड़ी छोटी दरारें पड़ गई थीं। डुआन होंगे अपने शरीर के आकार में होने वाले बदलावों को नियंत्रित करते हुए लगातार इन छोटी छोटी दरारों से गुजरते रहते थे।
जब कोई दरार नहीं होती थी तो डुआन होंगे अपनी मुट्ठी से रास्ता बना लेते थे और बलपूर्वक अपने लिए ऊपर की ओर एक रास्ता बना लेते थे। freewebnovel.com। डुआन होंगे की अद्भुत क्षमता देखकर यान फेई की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। उसने पहले सिर्फ यही सोचा था कि देव स्तर के विशेषज्ञ शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वे इतने शक्तिशाली हो सकते हैं। न केवल उनमें प्रबल जीवन शक्ति थी, बल्कि उनमें कई अद्भुत क्षमताएं भी थीं। आम लोगों की नज़र में वे सचमुच देवता कहलाने के हकदार थे। जैसे ही यान फेई अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध होने की तैयारी कर रहा था, उसके कमरे में अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। वह चौंक गया। ड्रीम आइलैंड द्वारा चीन के साथ दूरसंचार सेवाएं शुरू करने के बाद मोबाइल फोन सिग्नल बहाल हो गए थे, जिससे ड्रीम आइलैंड से चीन के साथ संवाद संभव हो गया था। हालांकि यान फेई का मोबाइल फोन और सिम कार्ड गोपनीयता के उद्देश्य से मिनी प्रोडक्शन वर्कशॉप में बनाए गए थे, ताकि यान फेई द्वारा दूरसंचार सेवाओं का उपयोग करते समय लीक को रोका जा सके। इसलिए यान फेई का फोन नंबर चीन में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला नंबर नहीं था और उसे अपना नंबर सार्वजनिक करने का मौका भी नहीं मिला था। दुनिया में किसी को भी यह नंबर नहीं पता होना चाहिए, तो अब फोन क्यों बज रहा था? भूमिगत डुआन होंगे ऊपर की ओर चढ़ रहा था, जबकि अंतरिक्ष में जापान से मिसाइलें तेजी से ड्रीम आइलैंड की ओर उड़ रही थीं। यान फेई के लिए दोनों ही स्थितियां बेहद जरूरी और गंभीर थीं, और वह किसी भी दुर्घटना के डर से विचलित होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। यान फेई का मोबाइल फोन बार बार बज रहा था। वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन आखिरकार उसने मेज से फोन उठाया, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर नजर डाली, लेकिन समझ नहीं पाया कि नंबर क्या था। एक पल झिझकते हुए उसने फोन उठाया और कहा, हेलो। फोन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज आई, जो अंग्रेजी में बोल रहा था, लेकिन चूंकि यान फेई ने नॉलेज इन्फ्यूजन के माध्यम से अंग्रेजी सीखी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि दूसरा पक्ष क्या कह रहा था। श्रीमान यान फेई, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ। freewebnovel.com। यान फेई ने टेलीविजन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के भाषण सुने थे, इसलिए वह आवाज पहचान गया और समझ गया कि यह आदमी शायद अमेरिकी राष्ट्रपति ही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय उसे क्यों बुला रहे होंगे? यान फेई ने कहा, राष्ट्रपति महोदय, मेरा फोन निजी है और इसका नंबर सार्वजनिक नहीं किया गया है। आपको मेरा फोन नंबर कैसे मिला? अमेरिकी राष्ट्रपति रहस्यमयी लहजे में हंसे, श्रीमान यान फेई, अमेरिकी सरकार की ताकत आपकी कल्पना से भी परे है। हम जो कुछ भी जानना चाहते हैं, हमसे कुछ भी छिपा नहीं सकता। हमें न केवल आपका फोन नंबर पता है, बल्कि हम उस मुश्किल के बारे में भी जानते हैं जिसका आप इस समय सामना कर रहे हैं। आपके सिर के ऊपर 60 लाख टन की कुल विस्फोट क्षमता वाले परमाणु बम ले जा रही 3 मिसाइलें ड्रीम आइलैंड की ओर उड़ रही हैं। क्या मैं सही हूं? यान फेई को इस बात की बहुत उत्सुकता थी कि अमेरिका को उसका अप्रकाशित फोन नंबर कैसे पता चला और उसके जरिए उससे संपर्क कैसे हुआ। हालांकि उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि अमेरिका को जापान द्वारा ड्रीम आइलैंड पर परमाणु हथियार दागे जाने की जानकारी थी। आखिरकार अमेरिका ने एक वैश्विक एंटी इंटरसेप्शन मिसाइल सिस्टम स्थापित कर रखा था और स्वाभाविक रूप से उसे पता था कि ये तीनों मिसाइलें कहां से दागी गई थीं। इसके अलावा अमेरिका ने जापानी सरकार में गहरी पैठ बना रखी थी और स्वाभाविक रूप से उसके पास ये जानने के रास्ते थे कि ये मिसाइलें परमाणु बमों से लैस हैं। यान फेई ने कहा, राष्ट्रपति महोदय, क्या आप मुझे सिर्फ ये जानकारी देने के लिए फोन कर रहे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, हमारा समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। चलो एक समझौता करते हैं। जब तक आप हमारी शर्तों से सहमत हैं, हम मिसाइलों पर परमाणु हथियारों के संकट को हल करने में आपकी मदद करेंगे। कैसा रहेगा? यान फेई का मन विचलित हो गया जब उसने पूछा, शर्तें क्या हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने आगे कहा, सबसे पहले आप अपनी राष्ट्रीयता बदलें और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बने। दूसरे, आप ड्रीम आइलैंड की संप्रभुता संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दें, लेकिन स्वामित्व अभी भी आपका ही रहेगा। आप ड्रीम आइलैंड रख सकते हैं, लेकिन आपको संयुक्त राज्य अमेरिका को वहां सेना तैनात करने की अनुमति देनी होगी। तीसरे, आपको ड्रीम टेक्नोलॉजी की शेयरधारिता संरचना बदलनी होगी और अमेरिकी पूंजी को ड्रीम टेक्नोलॉजी के शेयर खरीदने की अनुमति देनी होगी और आप स्वयं शेयरधारक बनेंगे। चौथे, आप विध्वंसक को अपने रहस्यमय विमान को अनुसंधान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपने के लिए राजी करेंगे। राष्ट्रपति की शर्तें सुनकर यान फेई ने मन ही मन उपहास किया।
उसे लगा कि अमेरिका को लगा होगा कि ड्रीम आइलैंड एक निराशाजनक स्थिति में पहुंच गया है, इसीलिए उन्होंने उसे नीचे गिराने की हिम्मत की और ऐसी बेशर्मी भरी मांगें रखी जिन्हें यान फेई सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं मानता। अगर ड्रीम आइलैंड के पास सचमुच कोई रास्ता नहीं था तो यान फेई उसे अमेरिका को सौंपने के बजाय चीन को दान कर देता। एक चीनी व्यक्ति होने के नाते उसने यही सीमा तय की थी। यान फेई ने जापान द्वारा दागी गई परमाणु मिसाइलों को रोकने के लिए पहले ही AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलें दाग दी थीं। हालांकि AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइलों की शक्तिशाली स्टील्थ क्षमताओं के कारण अमेरिकी प्रणालियों को उनकी उपस्थिति का पता नहीं चला था। इसलिए उन्होंने गलती से यह मान लिया कि यान फेई परमाणु हमले के सामने असहाय हैं, जिससे उन्हें ये अपमानजनक मांगें करने का साहस मिला जिन्हें वह आमतौर पर पूरा नहीं कर पाते थे। अचानक यान फेई ने कहा, राष्ट्रपति महोदय, उन 3 परमाणु मिसाइलों पर आपका नियंत्रण जरूर होगा, है ना? जापान अब भी सोचता है कि वे अपनी इच्छानुसार दूसरों पर हमला करने के लिए परमाणु हथियार चला सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी मिसाइलों के मुख्य घटकों के साथ आपने बहुत पहले ही छेड़छाड़ कर दी है। आप जब चाहें उन परमाणु मिसाइलों के उड़ान पथ को बदल सकते हैं और जापान की हमले की योजना को विफल कर सकते हैं, है ना? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति क्षण भर के लिए अचंभित हुए, फिर खिलखिलाकर हंसे। श्रीमान यान फेई, ऐसा लगता है कि आप बहुत चतुर हैं। स्वप्न प्रौद्योगिकी की सफलता निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं है। हमारी जानबूझकर की गई चालबाजियों के कारण जापान का औद्योगिक विकास अत्यंत असंतुलित रहा है। हालांकि वे कुछ औद्योगिक विषयों में विश्व अग्रणी स्तर तक पहुंच गए हैं, फिर भी कई अन्य क्षेत्रों में वे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इसलिए जब उच्च तकनीक वाले हथियार विकसित करने की बात आती है तो उन्हें अमेरिकी उत्पादों पर निर्भर रहना पड़ता है। जापान गुप्त रूप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा है और स्वाभाविक रूप से हम संयुक्त राज्य अमेरिका इसके बारे में जानते हैं। इसीलिए हमने उन्हें दिए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पिछले दरवाजे लगा दिए हैं ताकि वे आसानी से नियंत्रण कर सकें। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वे इतने पागल हो जाएंगे कि परमाणु हथियार बनाएंगे और इसे हमसे छिपाएंगे। लेकिन हमें बस रिमोट कंट्रोलर पर एक बटन दबाना है और ड्रीम आइलैंड पर निशाना साधी गई ये 3 परमाणु मिसाइलें अपनी उड़ान की दिशा बदल देंगी, जिससे ड्रीम आइलैंड को कोई नुकसान नहीं होगा। यान फेई ने पूछा, अगर मैं आपके सौदे से सहमत नहीं हुआ तो क्या होगा? तब आप क्या करेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति मुस्कुराए और बोले, अगर आप हमारी शर्तें मान लेते हैं तो हम करीबी व्यापारिक साझेदार बन जाएंगे और स्वाभाविक रूप से हम अपने साझेदारों की सभी समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। अगर आप हमारे समझौते से इनकार करते हैं तो आप हमारे दुश्मन बन जाएंगे और दुश्मन की जिंदगी और मौत से हमें कोई सरोकार नहीं है। तो प्रिय श्री यान फेई, अब आपके पास क्या विकल्प है? यान फेई ने आह भरते हुए कहा, इन परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि मेरे पास कोई और विकल्प है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति यान फेई के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उस रहस्यमयी लिफाफे से मिले रिमाइंडर और उसकी बेहतरीन टाइमिंग को देखते हुए उनके हिसाब से यान फेई जिंदगी मरण के संकट से जूझ रहा था और अपनी जान बचाने के लिए वह जरूर उसके दबाव में आकर ऐसे समझौते करने को तैयार हो जाएगा जो अन्यथा नामुमकिन होते। इसलिए संयुक्त बेड़े के विनाश और जापानी सरकार द्वारा ड्रीम आइलैंड पर परमाणु हथियारों के अंधाधुंध हमले के चौंकाने वाले परिणाम का फायदा उठाकर राष्ट्रपति खुद को एक बेहद लाभप्रद स्थिति में पा गए, क्योंकि उनके पास यान फेई को लूटने की क्षमता थी। दुर्जय और विध्वंसक से टकराव न होने के कारण उन्हें सभी लाभ मिल सकते थे। यही उस सौदेबाजी की कला का सार था जिसका राष्ट्रपति हमेशा बखान करते थे। freewebnovel.com। यान फेई ने घोषणा की, मैं आपके साथ कोई भी सौदा करने से इनकार करता हूं। बोलने के बाद यान फेई ने राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया देखने का इंतजार नहीं किया और सीधे फोन काट दिया, फिर अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। यान फेई के पास जापान के परमाणु हथियारों को खुद ही रोकने की क्षमता थी और स्वाभाविक रूप से वह राष्ट्रपति के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। एक बार जब वह अमेरिका की शर्तों पर सहमत हो जाते तो ड्रीम आइलैंड का अंत हो जाता। यान फेई के पास करने के लिए और भी जरूरी काम थे और बूढ़े अमेरिकी राष्ट्रपति की मेहमाननवाजी के लिए उनके पास समय नहीं था। भूमिगत डुआन होंगे तेजी से ऊपर की ओर सुरंग बनाता रहा और ईश्वरीय क्षमताओं का प्रदर्शन करता रहा। हालांकि जैसे जैसे वह सतह के करीब पहुंचता गया, उसकी प्रवृत्तियां उतनी ही हिंसक और विनाशकारी होती गईं। ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ बनने के बाद से उसे शायद ही कभी असफलताओं का सामना करना पड़ा था, आज जैसी भारी क्षति तो दूर की बात है। अब तक डुआन होंगे न केवल यान फी से मिलने में नाकाम रहा था,
बल्कि उसे एक के बाद एक असफलताएं भी झेलनी पड़ी थी। मुख्य समस्या ये थी कि उसका दुश्मन कोई ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ नहीं था, बल्कि एक नश्वर था जिसे चोट पहुंचाना डुआन होनवे को बिल्कुल अस्वीकार्य था, जिससे उसका बेकाबू क्रोध भड़क उठा। अपने गंदे और नीच व्यक्तित्व के वशीभूत होकर उसके अंदर हत्या की नीयत उमड़ पड़ी, और उसने तय किया कि जैसे ही वह अपनी कैद से छूटेगा वह कत्लेआम मचा देगा। अगर वह खुद यानफी को भी नहीं ढूंढ पाया तो भी उसका इरादा ड्रीम आइलैंड पर ड्रीम टेक्नोलॉजी के सभी वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों को मार डालने का था। जहां तक उसकी पहले की योजनाओं का सवाल है, डुआन होनवे ने उन्हें अपने दिमाग से निकाल दिया था। चीन की वर्तमान ताकत उसके नागरिकों की कई पीढ़ियों के प्रयासों का परिणाम है, और यानफेई के ड्रीम आइलैंड और उच्च तकनीक के बिना भी चीन का उत्थान होगा, हालांकि थोड़ी धीमी गति से। कहने का तात्पर्य यह है कि यानफेई महत्वपूर्ण होते हुए भी चीन के लिए अपरिहार्य नहीं थे। अगर यानफेई को हटा भी दिया जाए तो भी ये देश के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। एक बार जब डुआन होनवे ने यानफेई को अपना दुश्मन मान लिया तो ड्रीम आइलैंड पर यानफेई के पीछे खड़े वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी भी स्वाभाविक रूप से उसके दुश्मन बन गए। डुआन होनवे की नज़र में ये वरिष्ठ कर्मचारी चीन के कुलीन कबीले के सदस्य थे, लेकिन उनमें सही गलत में अंतर करने की क्षमता का अभाव था और उन्होंने यानफेई को अत्याचार करने में मदद करने का विकल्प चुना था, इसलिए वे मिटा दिए जाने के हकदार थे। डुआन होनवे की सुरंग खोदने की गति बहुत तेज थी। सिर्फ 10 मिनट में उसने 90 मीटर ऊपर तक खुदाई कर ली थी और अब सतह पर सिर्फ 10 मीटर की दूरी बाकी थी। जैसे ही डुआन होनवे जमीन से बाहर निकलने ही वाला था, अपनी सीमाओं से मुक्त होने के बाद होने वाले कत्लेआम की कल्पना करते हुए अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। डुआन होनवे हैरान रह गया। ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ बनने के बाद से खतरे का उसका अंदाजा बेहद सटीक रहा था, और जब भी खतरा आसन होता तो वह उसे आगाह कर देता था, और ये चेतावनियां शायद ही कभी गलत होती थीं। उदाहरण के लिए, पहले भूमिगत मार्ग में डुआन होनवे को भारी खतरे का आभास हुआ था, और जैसी कि उम्मीद थी उसे कई जालों का सामना करना पड़ा। अगर उसकी अपार शक्ति और स्थिति को ठीक से न संभाला होता तो वह उन जालों में गंभीर रूप से घायल हो जाता, बजाय इसके कि वह अभी की तरह नंगा हो जाता। हालांकि डुआन होनवे को भूमिगत मार्ग में जो खतरा महसूस हुआ वह बहुत गंभीर था, लेकिन उसके दिल में अभी अभी जो धड़कनें उठी थीं उनके सामने वह कुछ भी नहीं था। पहले महसूस किया गया खतरा ज्यादा से ज्यादा डुआन होनवे को घायल कर सकता था, लेकिन अब जो धड़कनें उसे महसूस हो रही थीं उनसे उसकी जान भी जा सकती थी। freewebnovel.com। डुआन होनवे ने तुरंत समझ लिया कि आने वाला खतरा उसके बस की बात नहीं है और यह उसकी जान भी ले सकता है, इसलिए उसने सहज रूप से भागने के लिए गति पर भरोसा करने की कोशिश की। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह जमीन से 10 मीटर नीचे चट्टानों के ढेर के नीचे दबा हुआ था, स्वतंत्र रूप से हिलने डुलने में असमर्थ था और इसलिए जल्दी से बच निकलने में भी असमर्थ था। हालांकि जीवन और मृत्यु के खतरे के बीच वह फिर भी बचने की कोशिश कर रहा था। दैवीय शक्ति से उसने अपने पास पड़े एक विशाल शिलाखंड को एक मुक्के से चकनाचूर कर दिया, फिर अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन करते हुए अपने शरीर को थोड़ा सा बगल की ओर मोड़ लिया। जैसे ही डुआन होनवे ने अपना शरीर हिलाना समाप्त किया, रहस्यमय उतार चढ़ावों का एक लगभग अदृश्य जाल आकाश से उतरा। जहां वह बैठा था चट्टानों के ढेर को चीरता हुआ। एक झटके में उसने उसके बगल की चट्टानों को चीर डाला। कठोर चट्टानें इन रहस्यमय उतार चढ़ावों के सामने तोफू की तरह निरीह थीं, बिल्कुल असहाय, और एक ही झटके में साफ साफ दो भागों में बढ़ गईं। चट्टानों की सतहें बेहद चिकनी थीं, उनके बीच की खाएं एक महीन धागे जितनी भी चौड़ी नहीं थी। हालांकि डुआन होनवे आखिरी क्षण में अपने शरीर को किसी तरह से हटा पाने में कामयाब रहे थे, फिर भी वे रहस्यमय उतार चढ़ावों से बने जाल की पहुंच से पूरी तरह बाहर नहीं थे और उसके सबसे बाहरी किनारे से ही छू गए थे। हैरानी की बात नहीं कि जब डुआन होनवे के शरीर ने इन रहस्यमय उतार चढ़ावों का सामना किया तो उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। जैसे ही उतार चढ़ाव उनके शरीर के आर पार हुआ, यह उनके कंधे से नीचे की ओर तिरछा कट गया, जिससे उनका पूरा दाहिना कंधा कट गया। न केवल उनका दाहिना हाथ उनके शरीर से अलग हो गया, बल्कि उनके दाहिने कंधे का एक बड़ा हिस्सा भी कट गया। अगर रहस्यमय उतार चढ़ाव थोड़ा और बढ़ता तो डुआन होनवे के अंदरूनी अंग भी कट जाते। अपना पूरा दाहिना कंधा खो देने के कारण डुआन होनवे बुरी तरह घायल हो गए थे और चोट से उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। डुआन होनवे को जानलेवा हमला झेलना पड़ा और उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। ये तेज दर्द नहीं, बल्कि उसके बाद आया डर था। अगर उसने पहले ही खतरे को भांपकर इस असंभव स्थिति में अपने शरीर को थोड़ा सा भी नहीं हिलाया होता तो उसका दाहिना कंधा ही नहीं बल्कि पूरा शरीर दो टुकड़ों में कट जाता।
तब तक डुआन होंगे सचमुच मर चुका होता और देवता भी उसे नहीं बचा पाते। चोट के कारण लंबे समय से महसूस न किए गए दर्द को महसूस करते हुए डुआन होंगे बेहद सदमे में था। उसे लगा कि उसने यान फेई की ताकत को ज्यादा आंका था, लेकिन फिर भी उसने उसे कम आंका। जब उसने वार किया तो वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन उसे यान फेई का चेहरा भी देखने को नहीं मिला और उस पर तरह तरह से हमले किए गए। अंत में उसका पूरा दाहिना कंधा ही काट दिया गया। हालांकि एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ के रूप में डुआन होंगे के पास कई अद्भुत क्षमताएं थीं, जिनमें अपने शरीर पर नियंत्रण भी शामिल था। एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ का अपने शरीर पर नियंत्रण इस हद तक पहुंच जाता है कि वे अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकते हैं, भले ही अंग कटे हुए हों। जब तक वे कटे हुए अंगों को जल्दी से ढूंढकर उन्हें फिर से जोड़ सकते हैं, डुआन होंगे अपने कटे हुए अंगों को ठीक कर सकते हैं और उनका सामान्य उपयोग कर सकते हैं। freewebnovel.com। इसलिए जब उसका दाहिना कंधा काट दिया गया तो डुआन होंगे को यकीन नहीं हुआ कि ये दुनिया का अंत है। समय मिलने पर वह अपना दाहिना कंधा फिर से उगा सकता था। हालांकि पूरा कंधा कट जाने के बाद डुआन होंगे की ताकत अनिवार्य रूप से कम हो जाती, यहां तक कि बहुत खतरनाक स्तर तक, जो सर्वोच्च और शक्तिशाली डुआन होंगे के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। डुआन होंगे के कंधे को चीरने वाले रहस्यमय उतार चढ़ाव ने उसे घबराहट में डाल दिया और उस पल डुआन होंगे को मौत का खतरा भी महसूस हुआ। रहस्यमय उतार चढ़ाव के आतंक को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने के बाद डुआन होंगे को एहसास हुआ कि यान फेई वास्तव में कितना अथाह था, क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यान फेई के पास और भी कोई तुरुप का पत्ता है जो उसे नुकसान पहुंचा सके। डुआन होंगे अब बुरी तरह घायल हो चुका था और उसकी ताकत कमजोर हो गई थी। भले ही यान फेई के पास और कोई घातक तुरुप का पत्ता न हो, उस रहस्यमय उतार चढ़ाव का एक और विस्फोट ये सुनिश्चित कर देगा कि डुआन होंगे, जो अभी भी चट्टानों के नीचे है, बिना किसी नुकसान के बच नहीं पाएगा। इसलिए जब डुआन होंगे को एहसास हुआ कि वह वास्तव में अत्यधिक खतरे में है, तो उसने उस दिन की अपनी कार्ययोजना तुरंत छोड़ दी। उसने अपना कटा हुआ दाहिना कंधा साथ ले जाने, छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने और अपने जख्मों को भरने का फैसला किया, और फिर ठीक होने के बाद यान फेई को परेशान करने के लिए वापस आने का फैसला किया। हालांकि अगली बार जब वह आएगा तो वह यान फेई द्वारा बिछाए गए युद्ध क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि वह बहुत खतरनाक था। अगर वह फिर से यान फेई के जाल में फंस गया और यान फेई ने वह रहस्यमयी उतार चढ़ाव शुरू कर दिया, तो डुआन होंगे को फिर भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। डुआन होंगे को यह नहीं पता था कि जिस चीज ने अभी अभी उसका कंधा काटा था, वह यान फेई का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। ड्रोन में अपग्रेड के बाद जोड़ा गया एक नया फीचर, शॉकवेव। पिछले भूमिगत उत्खनन अभियान में यान फेई ने पाया था कि शॉकवेव अजेय थी और इसमें शक्तिशाली विनाशकारी क्षमताएं थीं, लेकिन इस्तेमाल करने पर इसकी कई सीमाएं थीं। शॉकवेव का इस्तेमाल करते समय ड्रोन हिल नहीं पाता, जिससे वह बेहद असुरक्षित हो जाता है और दुश्मन के हमलों का खतरा बना रहता है। ड्रोन को चार्ज होने में भी काफी समय लगता है और एक बार शॉकवेव की दिशा और उड़ान पथ का डेटा सेट हो जाने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए जब हमले में हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था तो शॉकवेव में एक बड़ी खामी थी, क्योंकि वे गतिशील लक्ष्यों पर हमला नहीं कर सकते थे। ड्रोन की लंबी चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान सबसे धीमा व्यक्ति भी शॉकवेव की हमले की सीमा से बाहर जा सकता था। इसलिए शॉकवेव का सबसे अच्छा इस्तेमाल जमीन के नीचे जगह बनाने के लिए था, न कि हमला करने के लिए, क्योंकि कोई भी स्थिर खड़ा होकर आपको उन्हें मारने नहीं देता था। लेकिन जब यान फेई को एहसास हुआ कि उसके जाल डुआन होंगे को नहीं रोक सकते और भूमिगत मार्ग के विशेष वातावरण का पता चलने के बाद उसने तुरंत हमले के लिए शॉकवेव का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। ऐसे विशेष वातावरण में ही शॉकवेव अपनी अतुलनीय आक्रमण शक्ति प्रदर्शित कर सकती थी। और उस समय जापान द्वारा प्रक्षेपित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अभी भी अंतरिक्ष में थी और उसे वायुमंडलीय परत में फिर से प्रवेश करना बाकी था, और ड्रोन द्वारा प्रक्षेपित अवरोधक मिसाइलें एक पूर्व निर्धारित उड़ान पथ पर अपने अवरोधन स्थलों की ओर उड़ रही थीं, जिससे मार्गदर्शन के लिए ड्रोन का उपयोग करना अनावश्यक हो गया। यान फेई इस छोटे से अंतराल का इस्तेमाल सबसे पहले डुआन होंगे से निपटने के लिए करना चाहता था, ताकि वह किसी नाजुक मौके पर कोई परेशानी खड़ी न कर सके। इसलिए उसने बादलों में छिपे ड्रोन को तुरंत जमीन पर उतारा और बादलों की आड़ में उसे डुआन होंगे के ऊपर ले गया। इसके बाद उसने ड्रोन को सबटेरेनियन मोड पर स्विच कर दिया, जिससे ड्रोन तेजी से जमीन के नीचे उतर गया और सतह से लगभग 2 मीटर नीचे छिप गया। ड्रोन का क्वांटम रडार सक्रिय हो गया और जमीन के नीचे डुआन होंगे पर लॉक हो गया। चूंकि डुआन होंगे तब तक चट्टानों के नीचे दब चुका था और हिलने डुलने में असमर्थ था,
यानफेई ने डुआनहोंगे की स्थिति और गति की संभावित दिशा के आधार पर शॉकवेव की उत्सर्जन सीमा और प्रक्षेप पथ निर्धारित करना शुरू कर दिया और डुआनहोंगे के स्थिर रहते हुए शॉकवेव से हमला करने की तैयारी की। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमला एक ही वार में घातक हो, शॉकवेव की उत्सर्जन सीमा बहुत बड़ी रखी गई थी ताकि हमला प्रभावी रहे और डुआनहोंगे को बचने का कोई मौका न मिले। हालांकि इसका मतलब था कि ड्रोन के ऊर्जा बिंदुओं की खपत खगोलीय स्तर तक पहुंच गई, लेकिन डुआनहोंगे से निपटने के लिए ये कीमत चुकाना उचित समझा गया। डुआनहोंगे एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ थे जिनके पास जबरदस्त रक्षात्मक क्षमताएं थीं, लेकिन शॉकवेव तो और भी ज्यादा अविनाशी थी। यानफेई को यकीन था कि एक बार शॉकवेव छूटने पर यह डुआनहोंगे को जरूर कई टुकड़ों में काट डालेगी। हालांकि यानफेई ने अभी भी एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ की ताकत को कम करके आंका था। जैसे ही शॉकवेव आवेश के कारण गतिहीन हुई, डुआनहोंगे, जो जमीन में दफन हो गए थे, अचानक चलने फिरने की क्षमता वापस पा गए। शॉकवेव ने शुरुआत में डुआनहोंगे के स्थान को लॉक कर दिया था, लेकिन जैसे ही डुआनहोंगे हिले, वे आश्चर्यजनक रूप से शॉकवेव के हमले की सीमा से बच निकले। जब यानफेई मन ही मन चूके हुए अवसर पर पछता रहा था, मानो किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा प्रेरित होकर डुआनहोंगे शॉकवेव की सीमा में वापस आ गया और ऊपर की ओर खुदाई करते हुए ये सुनिश्चित किया कि वह शॉकवेव के हमले के दायरे में ही रहे। जब डुआनहोंगे सतह से 10 मीटर नीचे और ड्रोन से 8 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर पहुंचा, तो शॉकवेव का चार्ज अभी पूरा हुआ था। इस प्रकार शॉकवेव पूर्व निर्धारित मापदंडों के साथ प्रक्षेपित हुई, और जैसे ही शॉकवेव प्रक्षेपित हुई, डुआनहोंगे ने खतरे को पहले ही भांप लिया और अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया, जिससे आखिरी क्षण में वह बाल बच गया। नतीजतन ड्रोन के पास अब एक और शॉकवेव हमला करने का समय नहीं था। वह तेजी से जमीन से बाहर निकला, सबटेरेनियन मोड को रद्द कर दिया, ड्रोन की अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया और आसमान में उड़ गया, बादलों के बीच छिपता रहा। जमीन के नीचे छिपे डुआनहोंगे ने दर्द सहा, उसके कंधे के घाव की मांसपेशियां ऐंठ गईं और तेजी से आपस में जुड़ने लगीं, जिससे खून का बहाव रुक गया। रहस्यमय हमले का फिर से सामना होने के डर से उसने अपना कटा हुआ दाहिना हाथ पकड़ा और ऊपर की ओर खुदाई जारी रखी। अब सीधे ऊपर चढ़ने की हिम्मत न होने के कारण वह एक कोन पर ऊपर चढ़ा ताकि फिर से उस भयानक लहर के हमले का सामना न करना पड़े। कई मिनट बाद डुआनहोंगे आखिरकार जमीन से बाहर निकला। उसने इधर उधर देखा और उस रहस्यमय हथियार को न पाकर जिसने उस पर हमला किया था, उसकी सहज बुद्धि उसे बता रही थी कि खतरा बहुत बड़ा है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना कंधा पकड़ा और उसे वापस जोड़ने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए तैयार हो गया, ताकि यानफेई के ठीक होने के बाद उससे उलझ सके। दूर से मॉनिटर से ये देखकर कि डुआनहोंगे पीछे हट गया है, यानफेई ने राहत की सांस ली। डुआनहोंगे बहुत ही दुर्जय था, यानफेई की हर चाल उसे पूरी तरह से मारने में नाकाम रही थी। हालांकि सौभाग्य से गंभीर रूप से घायल होने के बाद डुआनहोंगे ने यानफेई की ताकत का गलत अंदाजा लगाया और यह जानते हुए भी कि हालात उसके खिलाफ हैं, पीछे हटने का फैसला किया। ऐसी स्थिति में यानफेई की अगली कार्रवाई ये होनी चाहिए थी कि वह डुआनहोंगे का तुरंत पीछा करे, डुआनहोंगे की बहुत कम हो चुकी युद्ध शक्ति से उत्पन्न शानदार अवसर का लाभ उठाए और ड्रोन के शक्तिशाली हथियारों से उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे, ताकि डुआनहोंगे के घाव ठीक हो जाने के बाद बदला लेने का कोई भी मौका न बचे। लेकिन उस समय ड्रीम आइलैंड पर जापान के परमाणु हथियारों का हमला हो रहा था और यानफेई को ड्रीम आइलैंड के सबसे बड़े संकट से निपटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना था, जिससे डुआनहोंगे का पीछा करने का समय ही नहीं बचा। हालांकि ड्रीम आइलैंड के तात्कालिक संकट से निपटने के बाद यानफेई निस्संदेह डुआनहोंगे की तलाश फिर से शुरू कर देगा और इस बड़े खतरे को पूरी तरह से खत्म कर देगा। अंतरिक्ष में जापान द्वारा प्रक्षेपित 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें पिन के आकार की संरचना में यात्रा कर रही थीं, जो वायुमंडलीय परत में पुनः प्रवेश करने वाली थीं। जब मिसाइलों का विकास पहली बार हुआ था, तो आने वाली मिसाइलों को रोकना असंभव था, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने अभ्यास और खोजबीन की, उन्हें धीरे धीरे उन्हें रोकने के तरीके मिल गए और एंटी इंटरसेप्शन मिसाइल सिस्टम की अवधारणा सामने आई। इस अवधारणा का प्रस्ताव सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने रखा था, और आमतौर पर एंटी मिसाइल इंटरसेप्शन के 3 चरण होते हैं। पहला चरण बूस्ट चरण है, जहां अवरोधन सबसे प्रभावी होता है क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल अभी प्रक्षेपित हुई है और अगर उसे मार गिराया गया तो वह दुश्मन के इलाके में वापस गिर जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मिसाइल के प्रज्वलित होते ही उसका पता लगाना और उस पर हमला करना है। दूसरा चरण मध्य मार्ग है, जो सबसे परिपक्व मिसाइल रोधी प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है।
बैलिस्टिक मिसाइलों की मध्यम मार्ग उड़ान उस अवधि को संदर्भित करती है जब मिसाइल के इंजन बंद हो जाते हैं और वह वायुमंडल से बाहर जड़त्वीय रूप से उड़ान भरती है। इस समय मिसाइल का प्रक्षेप पथ अपेक्षाकृत स्थिर और स्थिर होता है। यदि समय रहते उसे रोक लिया जाए तो मलबा उसके गृह क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मध्यम मार्ग वह स्थान है जहां मिसाइल अपनी अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गति तक पहुंचती है, जिससे अवरोधन अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए भूमि आधारित मध्य मार्ग मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए जटिल घटकों की आवश्यकता होती है और इसे अपार तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान ने ही इसी तरह के मध्य मार्ग अवरोधन परीक्षण किए हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से अवरोधन की सफलता दर अधिक नहीं रही है। तीसरा चरण टर्मिनल चरण है, जिसे पुनः प्रवेश चरण भी कहा जाता है। टर्मिनल चरण अवरोधन के दौरान बैलिस्टिक मिसाइलें वायुमंडल में पुनः प्रवेश करती हैं और नीचे उतरना शुरू कर देती हैं। चूंकि इन आयुधों का प्रक्षेप पथ तीव्र होता है और ये आमतौर पर ध्वनि की गति से 7 से 8 गुना अधिक गति से चलते हैं, इसलिए इन्हें मिसाइल रोधी प्रणालियों से पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। उपरोक्त 3 मिसाइल रोधी चरणों में से बूस्ट चरण अवरोधन सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसे रोकना सबसे आसान है। यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने मिसाइल रोधी ठिकानों को दुनिया भर में अपने दुश्मनों के जितना संभव हो सके करीब स्थापित करता है और दुश्मन के इलाके पर 24 घंटे निगरानी के लिए रडार सक्रिय करता है। जैसे ही किसी मिसाइल का प्रक्षेपण होता है, उसे तुरंत रोक दिया जाता है, बिना उसे अंतरिक्ष में प्रवेश करने का कोई मौका दिए। दूसरा सबसे आम इंटरसेप्शन टर्मिनल फेज इंटरसेप्शन है, जिस पर कई देश शोध कर रहे हैं और कुछ हद तक इंटरसेप्शन में सफलता भी प्राप्त कर चुके हैं। हालांकि ऐसे इंटरसेप्शन में विफलता का जोखिम होता है और सफल होने पर भी आने वाली मिसाइल के अवशेष देश की सीमा के भीतर रह जाते हैं, जिससे एक नया खतरा पैदा हो सकता है। जहां तक मध्यम मार्ग अवरोधन का प्रश्न है, तकनीकी कारणों से इसका प्रयोग सबसे कम होता है। इस बार यान फेई ने जापान द्वारा प्रक्षेपित परमाणु मिसाइलों को रोकने की योजना बनाई। चूंकि उन्हें इनका पता बहुत देर से चला, इसलिए उन्होंने बूस्ट चरण के दौरान अवरोधन का अवसर गंवा दिया। जहां तक अंतिम चरण अवरोधन का सवाल है, यान फेई ने जापान के परमाणु हथियारों के समय से पहले विस्फोट हो जाने या अवरोधन के दौरान परमाणु मिसाइल के फट जाने के जोखिम के कारण ऐसा करने का साहस नहीं किया। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से यान फेई ने सबसे कठिन मध्य मार्ग अवरोधन करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में 3 परमाणु मिसाइलों को रोकना और उन्हें ड्रीम आइलैंड के हवाई क्षेत्र के पास पहुंचने से रोकना था। यहां तक कि मिसाइल अवरोधन में विश्व में सबसे कुशल संयुक्त राज्य अमेरिका भी अंतरिक्ष में मिसाइलों को रोकने में सफलता की गारंटी नहीं दे सकता था। लेकिन क्वांटम रडार की लंबी दूरी से लक्ष्य की वास्तविक समय में स्कैनिंग करने की क्षमता, साथ ही मिसाइल के उड़ान पथ पर सहायक मस्तिष्क के सटीक नियंत्रण और AGM-129 स्टील्थ क्रूज मिसाइल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ यान फेई को अंतरिक्ष में जापान की परमाणु मिसाइलों को रोकने का आत्मविश्वास मिला।